हेलो गाइस, आईडी का रिवीजन चल रहा है। चैप्टर 2 है। देखिए, चैप्टर 2 बहुत बड़े टॉपिक कवर करने वाला है और चैप्टर 3 सबसे बड़ा चैप्टर मानता हूं मैं पूरे इंडियन इकोनॉमी में। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको कैसे डिवाइड किया गया है, बिफोर ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पहला चैप्टर, 1950 टू 1990 सेकेंड चैप्टर और 1991 से लेकर करेंट चैलेंजेस में आता है एलपीजी, और फिर करेंट चैलेंजेस चालू होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लेके एनवायरमेंट और चाइना तक। तो ये एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है। चैप्टर 2 में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें डिस्कस करनी है मैं आपको बता देता हूं, जो आपको भूलना ही नहीं है, जो आपको याद रहने चाहिए। उसमें सबसे पहला है गोल्स। जो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान है, दैट इज जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी और इक्विटी। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पे मैं रखता हूं लैंड रिफॉर्म, जिसमें आता है लैंड टू द टिलर्स, जिसमें एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट लैंड सीलिंग। फिर अपन डिस्कस करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। ग्रीन रेवोल्यूशन को टेक्निकल रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। फिर आप पढ़ेंगे आईपीआर, लाइसेंसिंग सिस्टम। फिर आप पढ़ेंगे एसएसआई। फिर आप पढ़ेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्सिडीज को जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तभी कर लेना। लास्ट में जब चैप्टर पूरा हो जाए समराइज फॉर्म में आपके पास, आपको समझ में आ जाएगा, तो क्रिटिकल अप्रेजल करना। चैप्टर चालू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले यह समझना कि ऐसा क्या डिसीजन लिया गया था जो हमारी इकोनॉमी का अब एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो पिछले चैप्टर से आपने देखी थी ना, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, ये सारी थी हमारी इकोनॉमी में। लो पर कैपिटा इनकम बहुत लो, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल डीके हो चुका है, उसका डिक्लाइन हो चुका है। अब देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी इनटू कौन सी इकोनॉमी दोस्तों? डेवलप्ड इकोनॉमी। टू प्रिंसिपल फोकस ऑन इन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। एक तो आपके पास रिसोर्सेज है नहीं, और जो रिसोर्सेज है उनका ऐसे यूटिलाइज करना है कि हम इस बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी को क्या बना पाए दोस्तों? डेवलप्ड। आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब होता है जहां पर प्राइवेट पब्लिक दोनों डिसीजन मेकिंग में आएंगे। Government has to decide how they will revive the poor, backward and stagnant economy. अब ध्यान से समझना। तो भैया करना क्या है? For the development of Indian economy, it was necessary for government to plan the Indian economy, जिसको आपने इकोनॉमिक प्लानिंग बोला है। और इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब होता है भैया ये डिसीजन लेना कि हम हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस का डिसीजन कौन अथॉरिटी लेगी और इसके लिए कौन से रिसोर्सेज हमें यूज करना है। इसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कौन दोस्तों? उस समय के पीएम नेहरू चाचा। आज प्लानिंग कमीशन को चेंज करके 2015 जनवरी में कर दिया गया है नीति आयोग। चालू करते हैं अगला टॉपिक। ये पेज, ये जो अगले 11 मिनट 12 मिनट होंगे, ये आपके लिए इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से पहले नंबर पर रखता हूं। वो मैं बोल रहा हूं गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी मतलब होता है जब डिफरेंट सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी को ग्रोथ देने में या जीडीपी को पुश करने में, तब हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री में जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। देखो, सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर से ना जीडीपी में ग्रोथ नहीं होता। तीनों सेक्टर का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तीनों सेक्टर में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। तीनों ही सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। अब ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट। भैया कैपेसिटी बढ़ाना है, दैट इज इंक्रीज इन जीडीपी और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज जीडीपी ग्रोथ इतना हो सके कि हमारे यहां जो हर आदमी तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचने चाहिए। फिर क्या लिखा है? ग्रोथ मतलब क्या होता है भैया? जो हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज किया जा सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, दैट इज टेक्नोलॉजी यूज करके, और हमारी कंट्री में जो सपोर्टिंग सर्विसेज है, सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब ऑक्सिलरीज जो ट्रेड है वो बढ़ाया जा सके। अब अपन दूसरे नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, वो है भैया मॉडर्नाइजेशन। इट रिफर्स टू अपडेटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ, क्या लिखा है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कर लिए, आपको अपने सोशल आउटलुक में, थिंकिंग में भी क्या करना पड़ेगा? चेंज लाना पड़ेगा। अब अडॉप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी मतलब इट एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब गुड्स का प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे टेक्नोलॉजी को अपडेट करके, या फिर क्या लेके आ जाएंगे? नई टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली बात है, इसके लिए इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। वो थर्ड चैप्टर में इवेंचुअली और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में अपन आएंगे। सोशल आउटलुक।
सोशल आउटलुक मतलब जेंडर एम्पावरमेंट, दैट इज इक्वल राइट्स मिले वुमेन को, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो किसी भी टाइप के ऐसे कोई भी डिसीजन हो जो मेल को डोमिनेट रखते हुए या मेल को फोकस रखते हुए ना लिए जाए, इक्वल राइट्स मिले। मॉडर्नाइजेशन का एक सोशल एंगल भी होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्रडिक्टरी। टेक्नोलॉजी हैज इमर्ज्ड एज अ प्रिंसिपल ड्राइवर ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। भैया किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ प्रोसेस में रैपिड ग्रोथ लानी है या फिर जीडीपी ग्रोथ का जो रेट है उसको बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियसली पुश करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी इज सच सब्स्टिट्यूटिंग लेबर। इसका मतलब अगर आपकी कंट्री में ज्यादातर अगर जीडीपी में ग्रोथ या प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज है वो मशीन यूज कर रहा होगा, इसका मतलब आपकी जो इकोनॉमी लेबर सरप्लस है वो अनएम्प्लॉयड होने लगेंगे। अगर आपकी कंट्री बहुत ज्यादा लेबर पर फोकस कर जाती है तो हो सकता है बैकवर्ड रह जाए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, कॉम्प्लीमेंट्री भी है। टेक्नोलॉजी चाहिए भी और ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस भी बनते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं सेल्फ रिलायंस। भैया सेल्फ रिलायंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको चीज बताता हूं। बिफोर ब्रिटिशर्स के आने के पहले आपने देखा था हम लोग सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट थे फूड ग्रेन में, सेल्फ रिलायंट थे बहुत सारे गुड्स में, और हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम वही वापस बनना चाहते हैं। सेल्फ रिलायंट मींस द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किस चीज के लिए दोस्तों? फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब होता है नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एसेंशियल सप्लाई। सेल्फ सफिशिएंट, यहां पर स्टॉक की बात हो रही है। सेल्फ रिलायंट इसका मतलब बोला है फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना। क्यों सर हमें सेल्फ सफिशिएंट क्यों बनना है, रिलायंस क्यों बनना है? ताकि फॉरेन पर डिपेंडेंसी स्पेशली फॉर फूड कम हो सके, और फॉरेन का इंटरफेरेंस हर चीजों में, चाहे वो फूड सप्लाई हो, चाहे फॉरेन टेक्नोलॉजी हो या फॉरेन कैपिटल हो, उनमें उनका जो इंटरफेरेंस है वो क्या हो सके, कम हो सके। हम डिस्कस करते हैं फोर्थ, इक्विटी। देखो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इक्विटी जो गोल है ना, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली या सब्सटैंशियल पोर्शन कवर करता है आपके गोल्स का। भैया अगर आप इक्विटी अचीव नहीं कर पाओगे तो कंट्री में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, तो उन तक आप बेनिफिट कैसे पहुंचाओगे? तो आपको ध्यान रखना होगा इक्विटी। क्या लिखा है? बेसिकली ग्रोथ का बेनिफिट हर सेक्शन सोसाइटी को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब को मिलना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी मतलब की है, वो मीनिंगलेस है अगर बेनिफिट ऑफ ग्रोथ हर आदमी तक ना पहुंचे। भैया ध्यान से समझो, अगर उसका बेनिफिट गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंशिएशन होने लग गया, अगर जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज्यादा अमीर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ उनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है इक्विटी। अकॉर्डिंग टू इक्विटी एवरी इंडियन शुड मीट हीज और हर बेसिक नीड। कौन सा? फूड, हाउस और एजुकेशन। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बेसिकली हम बोल रहे हैं हर घर के सामने कार नहीं होनी चाहिए, हम ये बोल रहे हैं हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान जो उसकी बेसिक नीड्स है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो तो उसकी फुलफिल होनी चाहिए। एक फैक्ट है, पीसी महालानोबिस इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन 1950 को बनाया गया था, नीति आयोग 2015 में वो चेंज हो चुका है, और इंडिया ने अडॉप्ट किया था सोवियत यूनियन का जो प्लान है, और हम लोग उस समय क्या अडॉप्ट किए थे? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ध्यान से चलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना, ये ना मैं थोड़ा सा इसको डीप में आपको समझाने वाला हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करने का रीजन क्या है? ध्यान से समझना ना, इस बात बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर हमारी कंट्री को, हम लोगों को बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, पुअर इन इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, ध्यान से समझो, हमें उन एरियाज, उन सेक्टर को पकड़ना होगा जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज्ड है लेकिन बहुत कम जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। वो हमारे कंट्री में कौन सा सेक्टर था दोस्तों? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मुझे लगता है हर कंट्री के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पर फोकस ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडियन कंट्री के लिए, इंडिया की कंट्री के लिए उस टाइम पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया में और वहां की 90 to 55% लोग एग्रीकल्चर में बेस्ड थे, इसलिए हम लोग को यहां पर इकोनॉमी में रिफॉर्म्स, चेंजेस लाने की जरूरत है। तो हमने सबसे पहले पॉलिसी बनाई, क्योंकि हम ये 1950s के आसपास खड़े हैं, तो अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आजाद हुए हैं। आजाद होने के बाद हमको क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, हमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें दिमाग लगाना चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पे देखो, प्रॉब्लम समझ लेते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है। आपको एक कहानी याद रखनी है, एग्रीकल्चर की एक कहानी याद रखनी है। याद रखिएगा, दो अनएम्प्लॉयड फार्मर्स अपनी स्मॉल लैंड पर खड़े हैं, जहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, हैवी रेनफॉल हो रहा है। उनके बीच इस बात का कंफ्लिक्ट चल रहा है कि अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते रह गए तो कंट्री में क्या होगा दोस्तों, लो प्रोडक्शन, और फिर हम सब्सिस्टेंस के लिए घंटा बना पाएंगे। आपको याद रखना है ये कहानी, अगर आपको ये कहानी याद रहती है तो आपको 7 पॉइंट याद रहेगा। सबसे पहले, दो अनएम्प्लॉयड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जहां पर ज्यादा लोग लगे हुए हैं जितना रियली नीडेड है। इसका मतलब याद करो एक पॉइंट, याद करो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट में, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारे क्राफ्टमैनशिप जो आर्टिस्ट थे उनकी जॉब चले गई थी और एम्प्लॉयड हो गए थे, और उनको फोर्सफुली क्या ज्वाइन करना पड़ा दोस्तों, एग्रीकल्चर। ये वही रीजन है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। भैया फार्मर्स के पास ना बहुत ज्यादा स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, तो दिक्कत क्या है सर, स्मॉल होल्डिंग है ना, तो लेबर से तो काम हो पाएगा लेकिन मशीन का यूज करना दिक्कत है। मोर ओवर उनका जो प्रोड्यूस है वो इतना कम हो पाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने यूज के लिए कर पाएंगे। अब अपन चलते हैं दोस्तों, अब अपन चलते हैं डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। क्यों सर डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, क्यों, क्योंकि 1950 के बाद और 1950 के पहले भी ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर के इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए खासा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया नहीं। तो हम लोग आज भी और उस समय भी रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक फार्मर डिपेंडेंट लार्जली ऑन, क्या लिखा है, रेनफॉल। अब आगे चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कंफ्लिक्ट होते रहेगा। लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू पहले जमींदार सिस्टम जब चल रहा था और 1950 से पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फार्मर, और भैया उन्होंने डिप्राइव रखा था, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से लगान एक्सट्रैक्ट करते थे और उनको उनकी नेसेसिटीज से अछूता रखते थे। ये कौन सा सिस्टम था दोस्तों, जमींदारी टेन्योर सिस्टम। मैंने आपको एक लाइन लिखाई है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट शोन बाय जमींदार एंड ब्रिटिशर्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर। तो भैया इसमें इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर भी हो गया, इसमें उनकी जो लगा, देखो जो भी मैं एज अ फार्मर प्रोड्यूस करता हूं वो तो तुम पूरा ले जा रहे हो, तो मेरी लाइफ के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा है, तो मेरी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, यहां तक समझते हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, देयर वर मेनी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी एंड हार्वेस्टिंग मशीन, मैनुअल वर्क ज्यादा हो रहा है दोस्तों। क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए। देखो हर गांव में, हर शहर, हर एरिया पे नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ हद तक तो हमको टेक्नोलॉजिकल, आपने मॉडर्नाइजेशन लाया ना, आपका गोल था ना मॉडर्नाइजेशन लाना, तो एग्रीकल्चर में भी लाओ ना। लेकिन एग्रीकल्चर में लाएंगे कहां, प्रॉब्लम कहां पे है, तो हमने बोला कि आज भी हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ओ, इसका मतलब हमें काम के तौर तरीके, एग्रीकल्चर के काम के तौर तरीकों पर इंप्रूवमेंट लाना होगा। फिर लिखा है लो प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है आपको याद होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ प्रॉपर मेथड ऑफ फार्मिंग लीड टू क्या दोस्तों, हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब लैंड तो बहुत सारी है, फार्मर बहुत सारे हैं, काम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो रहा है। अब आगे चलते हैं, तो भैया अभी हमने प्रॉब्लम देख ली, अब हमको देखना चाहिए कि इन प्रॉब्लम्स के को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय या प्लानिंग कमीशन में उस समय क्या क्या पॉलिसीज बनाई थी। उस पॉलिसी का नाम है भैया लैंड रिफॉर्म्स। अगर आपको ये याद नहीं है, अगर आपको ये याद नहीं है तो दिक्कतें हो सकती हैं। लैंड रिफॉर्म को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, घुमाने के लिए बोल सकता है। लैंड रिफॉर्म्स को क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब आगे चलते हैं, इट रिफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। याद करो प्लान्स में हमने जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था उसमें क्या देखा था, इक्विटी, मतलब हर व्यक्ति की बेसिक नीड क्या होनी चाहिए, फुलफिल। वो तो तभी होगी ना जब वो हर फार्मर कहीं ना कहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वो तब कर पाएगा जब उसके पास लैंड होल्डिंग्स होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ना जो लैंड ओनरशिप है वो किसको मिलनी चाहिए, फार्मर को। लेकिन हमको एक बात पता चली यार, अभी तो लैंड ओनरशिप जमींदार के पास है,
ओ तो एक काम करो, ये जमींदार को लात मारो, सबसे पहले अबॉलिश करो ये सिस्टम को। ओनरशिप राइट वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड फार्मर। ओनरशिप ऑफ द लैंड विल एनेबल द फार्मर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज आउटपुट, वो भी खुद रखेगा। पहले तो खुद बनाता था, मेहनत करता था और किसको दे देता था? जमींदार को। आज उसके पास ओनरशिप आ जाएगी तो खुद बनाएगा, खुद मेहनत करेगा और प्रॉफिट भी किसको मिलेगा? उसे खुद को मिलेगा। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो अपने एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट कर पाएगा, क्योंकि अब फार्मर अपना प्रोडक्शन शेयर करने की जरूरत नहीं है। अबॉलिशन ऑफ सिस्टम वाज ब्रॉट 2 करोड़ फार्मर इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द क्या? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को लगा एक काम करते हैं कि यार अब ना अपन लोग एक काम करते हैं कि जो जितने भी फार्मर्स हैं, ये जो 2 करोड़ लोग अब डायरेक्ट कांटेक्ट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के कांटेक्ट में कैसे? ब्रिटिशर्स तो चले गए, अब जमींदार थे, जमींदार को भी वाट लगा ली। और 1950 के बाद तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट। और फार्मर और गवर्नमेंट के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार ये जो जमीन है ना, पहले तो पता करो तुम्हारे पास जमीन कितनी है, पहले पता करो जमीन कितनी है। लेकिन इसके कुछ लूप होल्स हैं। जैसे इन सम केसेस फार्मर्स को भगा तो दिए और जमींदार लोगों ने गवर्नमेंट को कहा कि हम ही लोग, जैसे एग्जांपल के लिए ऊपर क्या लिखा है, लैंड उनको मिली जो कल्टीवेट करते थे। गांव में क्या चल रहा है, जमींदारी लोग कल्टीवेट करना चालू कर दिया और जो फार्मर थे ना, जो काम करते उनको भगा, चलो तुम लोग निकलो, और खुद ही साफी आफी पहन के, खुद ही गोबर ओबर पैर में लगा के खुद ही काम करना चालू। और हम ही लोग हैं सर कल्टीवेटर, अगर तुम ही कल्टीवेटर हो तो तुम्ही को लैंड मिल जाएगी, तो जमींदार हरामी निकले। दूसरा, प्रोटेस्ट करने लग गए फार्मर, बेनिफिटेड उनको मिला ही नहीं, पुअरेस्ट जो फार्मर है। सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हुई, लोगों ने अपनी लैंड ओनरशिप अपने घरों में बहुत लोगों को क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये सबसे बड़ा जो लूप होल था, किसका लूप होल था दोस्तों? लैंड सीलिंग का। अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं लैंड सीलिंग होता क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैंड सीलिंग होता क्या है। अब अपन ने लूप होल तो डिस्कस कर लिया, लेकिन उससे पहले लैंड सीलिंग मतलब होता है एक इंडिविजुअल के पास, एक फार्मर के पास इस लिमिट से ज्यादा लैंड ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है? ओनरशिप बाय एक लिमिटेड, एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। क्या करने के लिए? ताकि इक्विटी प्रमोट की जा सके। सीलिंग मतलब लिमिट इम्पोज्ड ऑन द हाउस होल्डिंग साइज। पर्पस क्या? ताकि रिड्यूस किया जा सके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में, लैंड की ओनरशिप कुछ लोगों के हाथ में ना फंसी रह जाए, इसलिए हमने लैंड सीलिंग आई। किसी के पास अगर लिमिट से ज्यादा मिला तो गवर्नमेंट एक्सेस को लेगी और किसको दे देगी? लैंडलेस लेबरर को। लूप होल था कि लैंड को घर वालों के नाम पर कर देते थे। ये लूप होल अपन डिस्कस कर चुके हैं ना, ये वही लूप होल है जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं जिस पॉइंट के लिए। अब आगे चलते हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि एक आदमी के पास एक्सेस लिमिट है कि नहीं? भैया उसकी लैंड तो स्कैटर्ड है, उसकी लैंड तो क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेड है। तो हमने क्या किया? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग हियर एंड देयर। ये जो उसकी लैंड ओनरशिप इधर उधर फैली हुई है, उसकी जगह पर उसको एक जगह पर प्रोवाइड करना। लेकिन फिर हमको एक चीज याद आई, इंडिया ने सोचा अगर जमींदारी सिस्टम तो चले गया, ब्रिटिशर्स चले गए, वो लोग जो लगान कलेक्ट करते थे वो तो हम हटा देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला सर अभी 1950 में अगर अपने को गवर्नमेंट चलानी है, अगर हमें देश चलाना है, तो हमें फंड की जरूरत है। तो इसीलिए लगान सिस्टम को बंद नहीं किया गया, लेकिन लगान सिस्टम को क्या किया गया? रेगुलेट किया गया, ताकि ये जो एक्सेसिव और इलीगल कलेक्शन हो रहा है ना कल्टीवेटर से, उसको फिक्स किया गया। 1/3 सिर्फ और सिर्फ लैंड का लगान कितना लेने लग गए? 1/3। कब? आफ्टर 1950। ये जितने भी फार्मर्स है ना, इनको ये बोला गया कि अगर आप लोग ना कलेक्टिव फार्मिंग करोगे, साथ में फार्मिंग करोगे, तो आप इनपुट भी साथ में खरीदोगे। अगर आप इनपुट साथ में खरीदते हो ना, तो आपको सस्ते में मिलेगा, और अगर सस्ते में मिलेगा तो आपकी जो कॉस्ट है ना वो शेयर हो जा रही है, आप प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर पाओगे। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग, बार्गेनिंग पावर, कलेक्टिवली, क्या लिखा है? कलेक्टिवली द फार्मर कुड बाय इनपुट्स एट अ लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट द हायर प्राइस। अब भैया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरे नंबर पर शुरू होता है। हमने पॉलिसी बनाई है अभी लैंड रिफॉर्म, बहुत ध्यान से एक लाइन बोलने वाला हूं। लैंड रिफॉर्म्स लाने से गवर्नमेंट फार्मर्स के लैंड की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएगी, फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ा नहीं पाएगी। क्यों सर? क्योंकि लैंड रिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इक्विटी लेके आ पा रहा है, लैंड रिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप में चेंज ला पा रहा है।
लैंड रिफॉर्म अभी तक लैंड की फर्टिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छे सीड, फर्टिलाइजर की बात नहीं किया है। उसके लिए हमने लाया क्या, टेक्निकल रिफॉर्म्स। कौन सी टेक्नोलॉजी, HYV टेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज ए टेक्निकल रिफॉर्म। इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान 1960 ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को रिप्लेस किया गया किससे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर मेथड से। ये कब किया गया, खरीफ सीजन 1969 में इंडिया ने पहली बार HYV प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम यूज किया गया। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया माना जाता है। ये उनका कंसेप्ट था। अब इंडिया क्यों अडॉप्ट कर रहा है या कैसे अडॉप्ट कर रहा है, तो भैया देखो 4 तरीके हैं कि 4 तरीकों से हम इंडिया के GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बहुत बढ़ा सकते हैं। पहला क्या यूज करके, यूज ऑफ HYV सीड। In 1965 HYV seed started replacing the conventional seed। जो पुरानी सीड यूज कर रहे थे ना, दिक्कत उससे नहीं थी, वो प्रोडक्शन बहुत कम करती थी, ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर रही है। लेकिन अगर HYV सीड का यूज होगा तो फर्टिलाइजर का भी चाहिए होगा, उसके लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें डिजीज और पेस्ट। और लास्ट है भैया, जब आपको पता होना चाहिए, जब आप HYV सीड यूज करते हो तब आपको फर्टिलाइजर चाहिए, और जब फर्टिलाइजर चाहिए आपको बहुत ज्यादा इरिगेशन चाहिए, तभी आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। इस टेक्निकल रिफॉर्म्स को ही जोर से हम लोग बोलते हैं, बोलिए दोस्तों, जोर से बोलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ध्यान से समझना, इट रिफर्स टू, देखो क्या लिखा है, लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड और मिरेकल सीड, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। अब ये ध्यान रखेंगे, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस, मतलब ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि हमने अभी तक ना सिर्फ और सिर्फ व्हीट और राइस के लिए लाया है। आगे चलते हैं, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेसेस में, 60s to 70s व्हीट और बस था, और 70s to 80s में मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आ गया। अब बात करते हैं अपन लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे क्या हुए, गेन्स क्या हुए। सबसे पहला, मार्केटेबल सरप्लस। भैया देखो, खुद के लिए बचाने के बाद आपके पास किसके लिए बच रहा है, मार्केट में बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट एबर सरप्लस। इतना ज्यादा हम बना रहे हैं कि खुद के सेल्फ कंजम्पशन के बाद भी बच जा रहा है, हम उसको मार्केट में बेचेंगे। दूसरा, राइज इन एकरेज। पहले क्या होता था, 10 एकड़ में 2 एकड़ बस में ही खेती कर पाते थे, क्योंकि बाकी 8 एकड़ तो पानी की वजह से, फर्टिलाइजर की नहीं होने की वजह से हम लोग यूज नहीं कर पाते। लेकिन आज 10 एकड़ में 8 एकड़ जमीन यूज हो पा रही है। कैसे यूज हो पा रही है भैया, सिंपल सी बात है, अगर 8 एकड़ में जहां पर अभी हम तक यूज नहीं कर रहे थे, वहां में फर्टिलाइजर डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, HYV सीड यूज कर रहा हूं, तो एरिया अंडर कल्टीवेशन पहले 10 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ था। आज 10 करोड़ में से 10 एकड़ में से सिर्फ 2 एकड़ था, आज 10 एकड़ का 10 एकड़ यूज हो रहा है। एरिया अंडर कल्टीवेशन जिसमें खेती करते हो बढ़ गया। फिर हमारा दिमाग चेंज हो गया, हम सब्सिस्टेंस से कहां चले गए, कमर्शियल। भैया सबसे इंपॉर्टेंट, ये फार्मर के आउटलुक को चेंज कर रहा है, वो मार्केट के लिए भी बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड है जो कहां यूज किया जा सकता है, ड्रॉट में। मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ये, बेनिफिट टू लोअर इनकम ग्रुप। देखो भैया, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ना जो फूड प्रोडक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा, और क्वांटिटी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ी कि सप्लाई बढ़ गया मार्केट में फूड ग्रेन्स का, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की सप्लाई बढ़ी, और इसकी वजह से प्राइस गिरने चालू। और फायदा किसको हुआ, गरीबों को, क्योंकि देखो सप्लाई जब बढ़ता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके प्राइस भी गिरते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, लिमिटेशन। बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों। लिमिटेशन में सबसे पहला है, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ध्यान से समझना। लिमिटेशन पहला है, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। क्या होता है, जब अवेयरनेस अच्छे तरीके से नहीं फैलाई जाती, जब सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ना HYV सीड और पेस्ट अटैक करोगे ना आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा परसेंटेज है। गांव वालों को ये सब चीजें नहीं पता। गांव वाले सिर्फ आउटकम पे फोकस करें, रिजल्ट पे फोकस करें, वो उनको प्रोसेस नहीं पता है। हो सकता है ये सिर्फ आउटकम को देखते हुए, प्रोसेस को ना पहचानते हुए, प्रोसेस के बारे में नॉलेज ना रखने की वजह से हो सकता है वो दोज हु ओन स्मॉल लैंड, जिनके पास स्मॉल लैंड है, और वो अगर पेस्ट अटैक करवा लेते हैं तो देयर वाज अ रिस्क कि स्मॉल फार्मर्स कुड लूज एवरीथिंग इन पेस्ट अटैक। अगर उनको अवेयरनेस नहीं है ना, उनको ये पता नहीं है ना कि कैसे यूज करना चाहिए, वो सब उनका लॉस हो जाएगा।
एक तो पहली बात ये लिमिटेड क्रॉप के लिए आया था, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया था, व्हीट और राइस के लिए। अनइवन स्प्रेड मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ स्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तो कुछ स्टेट में बहुत नॉर्मल परफॉर्मेंस भी थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत यूनिफॉर्म नहीं था। और राइज ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटीज भी है। देखो सबसे सिंपल सी बात, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इनपुट्स थे, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग में ही वो रेवोल्यूशनलाइज्ड हुए थे, स्टार्टिंग में उसको साइंटिफिकली प्रूवन किया गया था, साइंटिफिकली उसे प्रोड्यूस किया गया था, तो उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं था, हमको नॉलेज नहीं था कि हम उसको कैसे यूज करेंगे, जिसकी वजह से वो कॉस्टली थे। अब देखो क्या लिखा है, कॉस्टली इनपुट्स रिक्वायर्ड अंडर जीआर कुड ओनली बी अफोर्डेड बाय, क्या लिखा है, बिग फार्मर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये जो अभी तक हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म, जो हमने पढ़ा टेक्निकल रिफॉर्म्स, उसके बारे में कि ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, कहां पर दोस्तों, फूड प्रोडक्शन में। लैंड रिफॉर्म्स के कारण अब जमींदार सिस्टम नहीं है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम हुआ, लेकिन पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बढ़ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, लेकिन एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया है, लेकिन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट आज भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों यहां पर खत्म होता है अपना पहला पार्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन 1950-1990 का। दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थैंक यू दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 1950 टू 1990 में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बेसिस पर हमने 2 रिफॉर्म्स बनाए, लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तभी हो सकता है जब आप तीनों सेक्टर से कंट्रीब्यूशन करवाओ प्लस एडॉप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में एचवाईवी लाके मॉडर्नाइजेशन कर लिया, बट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इनफ नहीं होगा। हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, या फिर बैकवर्ड और स्टैग्नेंट से डेवलपिंग इकोनॉमी। आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। अब ओवरऑल प्रोस्पेरिटी मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एसएसआई को प्रमोट होगा, छोटी इंडस्ट्री सामने आएगी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री सामने आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कहीं ना कहीं ये ओवरऑल कंट्री को डेवलपमेंट मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस से। At the time of independence, the industries were very limited, so there was a strong need to expand the industrial base. It was also recognized that the planners that industrial development need massive investment. ध्यान से समझो, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा कि पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर को ही इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में आगे आना पड़ेगा, क्योंकि रीजन है 3, क्योंकि देखो फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ऐसे क्या हालात हो रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर को खुद ही इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में घुसना पड़ रहा है? लैक ऑफ कैपिटल किसके पास दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर के पास। अब आगे चलते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा और बिरला वर द ओनली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हाउसेस। So the requirement of capital for the country's industrial was far beyond the capacity of industrial houses. जिन लोगों के पास इंडस्ट्रीज डालने की आइडिया थी, उन प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे की कमी थी। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, जिनके पास पैसे थे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता था ये जो मार्केट है ना कैपिटल गुड वाला, वो हमारे इंडिया में भी फेमस नहीं है, तो अगर मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करूंगा भी ना, तो ना तो कोई डिमांड कर रहा है, ना तो इसका मार्केट इतना बड़ा है कि मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर लूं। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर मतलब नो मोटिवेशन फॉर प्रोडक्शन। इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू इंकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज, क्या करने के लिए? मेजर प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। और अगर उनके पास कैपिटल है भी, तो मार्केट इतना छोटा है, मतलब कि ये इंडस्ट्रीज के गुड्स का मार्केट बहुत लिमिटेड था, जिसके कारण डिमांड लो थी, तो प्रोडक्शन भी क्या ही करोगे भैया, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? अगर मार्केट बहुत छोटा है तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? और अगर जिन लोग पैसा है
जिन लोगों को मार्केट दिख भी रहा है, जब वो इन लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे तो वो लोग कैपिटल इंटेंसिव यूज करेंगे टेक्निक, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन की करने की। और हमारे इंडिया में अगर आपको इक्विटी चाहिए तो आपको ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी जो ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। इसीलिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ तो चाहिए, साथ में सोशल जस्टिस भी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी कुड बी अचीव्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, क्योंकि कंट्री में ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो प्रॉफिट भी जनरेट करे, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आय हाय हाय, इस चैप्टर का भैया पूरे इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा इतना बड़ा चेंज जो आपको वर्ड टू वर्ड याद रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 1956 was a clear declaration of the government। भैया ये क्लियर डिक्लेरेशन था गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में कैसे जंप करेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट खोलने वाली, कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर खोलेगा। क्यों डिस्कशन हो रहा है? अभी आपने पीछे देखा, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं, तो जहां कम पैसे लग रहे हैं वहां तुम लोग जाओ, जहां ज्यादा पैसे लग रहे हैं मैं वहां जाता हूं। जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जहां इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नेशनल लेवल पर सिक्योरिटी चाहिए, गवर्नमेंट जाएगा। जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की बात आती है, तुम लोग बनाओ। तो एक काम करते हैं, सर हम लोग को कुछ एक प्रोफार्मा बना के दे दो, ठीक है। आईपीआर में हमने सबसे पहले क्या बना के दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। शेड्यूल ए एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, शेड्यूल बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। मतलब ये कि इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगा और हेल्प प्राइवेट करने वाला है। इसमें 12 इंडस्ट्रीज थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेड्यूल सी किसके लिए था, तो शेड्यूल सी जो था रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए थी, प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब एक चीज ध्यान से समझना ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला बहुत अच्छे से। आईपीआर में अगर हमने प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर उन एरियाज में जाके पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जहां उनको सोल प्रॉफिट मिले, और हो सकता है वो सिर्फ अर्बन एरिया में ही अपनी इंडस्ट्री सेटअप करे, जिसकी वजह से हो सकता है बैकवर्ड एरिया तो डेवलप ही नहीं होगा। और हमको ओवरऑल प्रोस्पेरिटी चाहिए ताकि कंट्री में हर इंसान, हर इंडस्ट्री, हर एसएसआई जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके। इसलिए हमने लाइसेंसिंग सिस्टम ला लिया। पहले बताओ भैया आपको बिजनेस कहां ओपन करना है, अर्बन एरिया में, बैकवर्ड एरिया में। अगर आपको बैकवर्ड एरिया में करना है, हम लोग लाइसेंस प्रोसीजर को एकदम आसान कर देंगे। अगर आपको अर्बन एरिया में खोलना है तो भैया थोड़ी दिक्कत है, रूरल एरिया में खोलना है आसान, बैकवर्ड एरिया में खोलना है आसान। देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर could be established only through, क्या लिखा है देखो दोस्तों, लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेसिक आइडिया क्या था, अगर हम लाइसेंस रखेंगे ना तो एक जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं आएगी, क्योंकि हम लाइसेंस मना कर सकते हैं। अर्बन एरिया में 4 इंडस्ट्री खुल चुकी, अब नहीं खुलेगी, हम मना कर सकते हैं। अच्छा सर मैं बैकवर्ड एरिया में क्यों खोलूंगा, बैकवर्ड एरिया में खोलूंगा तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि तुझे ना हम लोग सब्सिडाइज रेट में रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई सब्सिडाइज रेट में, और सबसे इंपॉर्टेंट तुझे टैक्स हॉलिडे मिलेगा, तुझे ना टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, टैक्स कंसेशन मिलेगा। अब रीजनल, अच्छा मान के चलो, अब देखो एक चीज मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ला रहे हैं तो ये तो रीजनल इक्वालिटी लेके आ रहे हैं ना, तब, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में तभी तो इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। तो काय के लिए बैकवर्ड एरिया में रीजनल इक्वालिटी के लिए काय के लिए लाइसेंस लेगा, न्यू इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्सपांशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल कंसेशन किसको मिलने वाला है। These concession include tax holiday. The purpose of this policy was to promote regional equality. नहीं तो भैया अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होता, लाइसेंसिंग पॉलिसी नहीं होता, तो क्या लगता है आपको कभी भी बैकवर्ड एरिया डेवलप हो पाता? नहीं सर नहीं। लेकिन एक बात पता चली कि बैकवर्ड एरिया में जब ये इंडस्ट्रीज जा रही है ना, तो वहां पर कुछ पहले से छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पर कुछ इंडस्ट्रीज पनपना चालू हुई है, एकदम इन्फेंट स्टेजेस में है। अब अगर हमने बैकवर्ड एरिया में बड़ी इंडस्ट्रीज को डालने बोल दिया, जाइए आप लोग जाइए, तो वहां जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट पर, लेबर लोगों के साथ, कम लोगों के साथ, कम पैसे पर छोटे छोटे प्रोडक्ट बना रही है, उनकी तो वाट लग जाएगी।
तो हमने क्या सोचा, कार्व कमेटी को 1955 को ये लगता है कि यार अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है, बैकवर्ड एरिया को डेवलप करना है ना, तो एसएसआई को प्रमोट करना जरूरी है, एसएसआई को प्रोटेक्ट करो। तो देखो क्या लिखा है, इन 1955 the village and small scale industries, that is carve committee, recognized the using the SSI क्या करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब इंपॉर्टेंस क्यों करना चाहिए, एसएसआई जो होती है लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर इंटेंसिव है, और लार्ज स्केल कैपिटल कौन सी होती है, लार्ज स्केल कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो अपना मेन मोटिव जो है कौन सा वाला दोस्तों, इक्वालिटी वाला, इक्विटी वाला, वो तो तभी कंप्लीट हो पाएगा। और ये जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। अब ध्यान से समझना, एसएसआई क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड है। इक्विटी ओरिएंटेड मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री जब भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करती है तो इस बात का ध्यान रखती है उनको आसपास क्या मिलना चाहिए, रॉ मटेरियल। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वही सेटअप करेगी जहां आसानी से उनको रॉ मटेरियल मिल जाए। एसएसआई का ये टेंशन नहीं देता, एसएसआई कहीं पर भी अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल एक बार में लाकर प्रोडक्शन पर फोकस किया जा सकता है। और एसएसआई एलएसआई ऐसा क्यों करती है पता है, आसपास ही क्यों खोलती है रॉ मटेरियल के, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या लग सके, कम लग सके। ऐसा टेंशन एसएसआई के साथ नहीं है। एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। भैया देखो, एसएसआई का सबसे अच्छा है कि एसएसआई नीड्स मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। भैया थोड़े पैसे से भी आप एसएसआई ओपन कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एसएसआई का कि वो एरिया वाइज ना बहुत सारे लोगों को बेनिफिट देता है कि आप भी इंडस्ट्री खोलने में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात आती है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि हमारे कंट्री का फॉरेन ट्रेड। देखो, हमने बोला कि हमको मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हमने बोला हमको इक्विटी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, और क्या चाहिए, जीडीपी ग्रोथ चाहिए। अब मैं बात करता हूं मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब फॉरेन डिपेंडेंस कम रखना है, फॉरेन इंटरफेरेंस करना है। फॉरेन इंटरफेरेंस कब कम होगा, जब बाहर से गुड्स नहीं आएगा, जब बाहर से लोग चिक चिक नहीं करेंगे, जब बाहर से कंपनी नहीं आएगी। लेकिन मॉडर्नाइजेशन चाहिए तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए। ये तो टेंशन हो गया कि एक तो न्यू टेक्नोलॉजी भी चाहिए, बाहर से लोग भी नहीं आने चाहिए। तो हमने क्या सोचा, हम ऐसे गुड्स पर इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे। हम ऐसे गुड्स को इंपोर्ट महंगा कर देंगे जो गुड्स का ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव कहां अवेलेबल है, डोमेस्टिक हमारी कंट्री में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है बाहर से ना मंगवा के घर में ही बनाओ भाई। अब ये जो पॉलिसी है ये किस पे फोकस करती है, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो सेव हो रहे हैं उसको हम लोग डेवलपमेंट के लिए जो एसेंशियल आइटम है वो मंगवाएंगे और हम क्या बनना चालू हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस। भैया करेंगे कैसे, ये प्रोसीजर कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर रोक कैसे लगाएंगे, टैरिफ लगाकर। टैक्स लेविड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स, जिससे इंपोर्टेड गुड क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉस्टली हो जाएंगे। इंपैक्ट ये होगा कि लोग बाहर से गुड्स ना मंगवाकर उसका क्या ढूंढेंगे, ऑल्टरनेटिव। अगर टैक्स से फर्क ना पड़े तो हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। इट रिफर्स टू नॉन टैरिफ बैरियर। किस पे लगेगा, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। बेसिकली हम बाहर की कंट्री से लिमिट फिक्स कर रहे हैं कि आप इससे ज्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में बाहर से कमोडिटी नहीं मंगवा सकते। इससे डोमेस्टिक फर्म आसानी से अपने बिजनेस को क्या कर पाएगी भैया, एक्सपांड कर पाएगी। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, वो है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी जो हमने देखा ना दोस्तों, क्रिटिकल अप्रेजल दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी और आईपीआर, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, बैकवर्ड, ये सब का एक अपन लोग क्या करने वाले हैं, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। गुड इफेक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ को बिग पुश मिला। क्यों भैया, क्योंकि इंडस्ट्री का शेयर जीडीपी में बढ़ने लग गया। एसएसआई भी आ रही है, एलएसआई भी आ रही है, बैकवर्ड एरिया भी बहुत खास लेवल पर जनरेट कर पा रहा है एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज जीडीपी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड। अब ना सिर्फ टेक्सटाइल और जूट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड, एजुकेशनल, हेल्थ, कैपिटल गुड, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब आगे चलते हैं,
सनराइज इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है। सनराइज इंडस्ट्रीज मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हमारी कंट्री बना रही है। हम लोगों ने प्रमोट किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, वो लोग का बिजनेस बढ़ रहा है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेबर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे रहे हैं और हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है फॉरेन कंपटीशन से, जिससे डेवलपमेंट किसका हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, बैड इफेक्ट भी है। पहला बैड इफेक्ट है द पब्लिक सेक्टर कंटिन्यूड टू मोनोपोली उन एरियाज में जहां आसानी से कौन इन्वेस्ट कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो रही है क्या, लाइसेंस प्रोवाइड करके, और कई जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग बन चुके हैं। जब किसी भी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट होती है ना, तो बहुत ज्यादा करप्शन, लीकेज और पिल्फरेज होने लगता है, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल फीचर बन रहा है कि कहीं ना कहीं अब हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। और लास्ट पॉइंट है, बिग प्लेयर्स ने लाइसेंस लिया, लूप होल का एडवांटेज लिया, ताकि उन्हें किसी भी टाइप के कंपटीशन को फेस ना करना पड़े। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर खत्म होता है चैप्टर नंबर 2 1950 टू 1990। अगला चैप्टर चालू करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू सो मच।